Hello students, today we are going to study the second part of our chapter respiratory system. पहले चैप्टर में हमने जनरल एनाटॉमी पढ़ी थी और जिसके अंदर लंग्स का स्ट्रक्चर, द कंडक्टिंग पार्ट एंड द एक्सचेंज पार्ट एंड द ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन, जो ब्रीदिंग में मदद करते हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम मैकेनिज़म्स ऑफ रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टडी द वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री। तो एज वी नो, रेस्पिरेशन के अंदर हम जो बेसिक स्टेप्स या इवेंट्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सांस लेना। सांस लेने का अर्थ ये हुआ कि आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एयर अंदर ले रहे हैं जिसके ज़रिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, और एक्सपिरेशन के ज़रिए जो एयर आप निकालते हैं उससे CO2 रिच एल्वियोलर एयर को बाहर निकाल दिया जाता है एंड द प्रोसेस take place by the diffusion. So diffusion of oxygen and CO2 not only occurs in the lungs but from lungs to the blood via alveolar membrane. Then blood carries the gases, यानी lungs से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स टिश्यूज़ तक पहुंचाई जाएगी और टिश्यूज़ से CO2 को लाकर बाहर छोड़ा जाएगा. Diffusion and oxygen of CO2 will occur in the tissues also. So and finally the oxygen will be utilized in the process of cellular respiration, that is the catabolic process in which nutrients are broken down with the help of oxygen to get the energy, and in this process CO2 is released. तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, तो जैसा हमने पहले पार्ट में स्टडी किया था, हमारे लंग्स जो हैं थोरैसिक चैम्बर में लोकेटेड होते हैं, और थोरैसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है जिसके चारों तरफ जो है कवरिंग्स, मेम्ब्रेन्स, जो प्लूरा है उसके चारों तरफ प्लूरल फ्लूइड है, तो इनके ज़रिए एक एयर टाइट चैम्बर बन जाता है. द थोरैसिक चैम्बर इज़ फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम. पीछे की तरफ वर्टेब्रल कॉलम है, आगे की तरफ अपनी चेस्ट बोन जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, और दोनों को जोड़ती हुई रिब्स हैं. तो इस तरह से कंप्लीट रिब केज बन जाता है और नीचे के साइड में डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है. द एनाटॉमिकल सेटअप of the lungs in thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs और pulmonary cavity. देखिए, एयर टाइट चैम्बर हो जाने की वजह से अगर हम इस चैम्बर के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करें तो डेफिनेटली इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा, और उसी प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पर ही हम एयर को अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं. तो सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. हम सीधे सीधे वॉल्यूम को चेंजेस नहीं करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यानी कि रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्री, डायाफ्राम की मदद से जो हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है उसको चेंज करते हैं. तो क्या मैकेनिज़्म है? मैकेनिज़्म को समझने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए. तो बेसिक्स जो हैं कि भाई जो भी गैसेस मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, वह डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होती है. ठीक है. सो डिफ्यूजन इज़ द बेसिक मैकेनिज़्म बाय विच गैसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. सेकेंड, गैसेस डिफ्यूजेस अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट. अब यह पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट पहले समझे आप. ग्रेडियंट का मतलब है हाई टू लो, यानी कोई भी गैस हाई पार्शियल प्रेशर रीजन से लो पार्शियल प्रेशर रीजन की तरफ जाएगी.
इसको हम ग्रेडियंट कह रहे हैं। अब आप समझे पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर का अपना एक प्रेशर है, जैसे आप मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नापते हैं, ठीक है। अब उस मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस हैं, चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कई दूसरी इनर्ट गैसेस हैं, सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। तो इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है, वह उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is basically the pressure exerted by each individual gas in the mixture of gases. For example, we can take of oxygen. As we know, there is 21% oxygen in air by its volume, and air का जो pressure है that is 760 mmHg. तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 21% ऑफ 760 mmHg, एंड दैट कम्स नियर अबाउट 159.6 mmHg विल बी द पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? 159 mmHg से यदि कम है वैल्यूज़ तो ऑक्सीजन उधर बहेगी, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ से वहाँ पहुँचेगी, ज़्यादा से कम की तरफ आएगी। ये देखिए, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का बैरोमीटर। तो जो हमने अभी कहा कि एयर का जो नॉर्मल सी लेवल पर प्रेशर है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरिक mmHg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड आवर बॉडी, हमारे वातावरण का जो भी है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी वैल्यू थी इसकी? 760 mmHg। नाउ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, दैट मीन्स द एयर प्रेशर विद इन द लंग्स। देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ स्टडी करी थी कि प्लूरा इज़ द एनवलप ऑन लंग्स, और प्लूरा दो होती हैं, बाहर की तरफ होती है पैराइटल प्लूरा, अंदर की तरफ होती है विसरल प्लूरा। तो दोनों प्लूरल लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, वहाँ पर कितना प्रेशर है वो होगा इंट्रा प्लूरल प्रेशर। एंड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंट्रापल्मोनरी यानी विद इन द लंग्स एंड इंट्राप्लूरल दैट इज विद इन द प्लूरा। तो प्लूरा के अंदर और लंग्स के अंदर के प्रेशर डिफरेंस को ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। नाउ व्हाट इज वेंटिलेशन? जो आम भाषा में हमने कहा कि ब्रीदिंग, सांस लेना, एयर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, यानी कि आप कहीं से भी ले रहे हैं, एयर और लंग्स के बीच में ले लें, या लंग्स और जो इनकमिंग ब्लड है उसके बीच में ले लें, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होगा वहाँ से गैसेस का मूवमेंट देखा जाएगा, डिफ्यूजन देखा जाएगा। तो यह प्रेशर ग्रेडियंट हम लंग्स के या थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करके जनरेट करते हैं। तो व्हेन वी आर ब्रीदिंग, इनहेलेशन के समय क्या होगा? जब आप एयर अंदर ले रहे हैं, तो एयर अंदर ले रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? आपके लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम होना चाहिए बाहर के एयर प्रेशर की तुलना में। ड्यूरिंग इनहेलेशन द air pressure in the lungs, that is intrapulmonary pressure, is lower than the atmospheric pressure. Pressure below that of the atmospheric pressure is called as subatmospheric pressure or negative pressure. और exhalation के समय क्या होना चाहिए? exhalation के समय पर जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए, तभी हवा बाहर निकलेगी। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। अच्छा, अगर हम देखें हमारे लंग्स अक्सर फूले हुए रहते हैं, वो कभी नहीं पिचकते, या हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो न पिचके। तो इसके पीछे कारण क्या है?
द इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज लोअर। प्लूरा के अंदर का जो प्रेशर होगा वो हमेशा लो रहेगा, ताकि एल्वियोलाई हमेशा इन्फ्लेटेड रहेगी। इसमें और भी चीज़ें मदद करती हैं। और कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सरफेक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई देयर इज अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड एज सरफेक्टेंट, जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई। इसी के साथ साथ एक अभी आप आगे पढ़ेंगे, एल्वियोलाई कैन नेवर बी एम्प्टेड। एल्वियोलाई कभी भी खाली नहीं होती, उनके अंदर थोड़ी हवा हमेशा रहती है, जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से लंग्स हमेशा फूले रहते हैं। पहला, द इंट्राप्लूरल प्रेशर is always less than the intrapulmonary pressure. Secondly, surface of the alveoli are coated by surfactants that generate the negative pressure, that means low pressure outer on the outer side. And thirdly, in alveoli there is the remnant air volume, residual volume, which can never be expelled, so alveoli never collapse and hence lungs always remain inflated, they also do not collapse. इसमें कुछ लॉज जो मदद करते हैं अपने को समझने में, जैसे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सिंपल चीज़ है, अब आप समझ गए होंगे। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ? अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, एयर प्रेशर कम होगा। अगर वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, एक मिनट फिर समझें, अगर वॉल्यूम कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा है, और अगर वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। किसी भी चैम्बर के अंदर यदि आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, तो जैसा हम इंस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, द इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड इट बिकम्स लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर कम्स इन। ठीक है, एयर गोज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। एंड इफ decrease in lung volume during exhalation will increase the intrapulmonary pressure, that means above atmospheric layer, atmospheric level, so air will go out. तो बॉयल्स लॉ की मदद से हम एयर के मूवमेंट को, उसके डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। नाउ वी कम टू द एग्जैक्ट मैकेनिज्म हाउ इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। तो जो ब्रीदिंग है, जिसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज ब्रीदिंग इन एंड एक्सपिरेशन इज ब्रीदिंग आउट, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस with the help of changing thoracic cavity or the change in the lungs volume. So during inspiration what happens? यहाँ पर मसल्स भी मदद करेगी। डायफ्राम is a very important one. It contracts during inspiration, it relaxes during the expiration, और साथ ही साथ इंटरकोस्टल मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंस्पिरेशन है उस समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मदद करती है, और एक्सपिरेशन के समय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्पफुल रहेगी। तो इंस्पिरेशन का प्रोसेस क्या रहेगा? द डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सो इट बिकम्स फ्लैट एंड गोज डाउनवर्ड। तो यह डोम शेप था, फ्लैट होकर नीचे चला गया। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड लंग इंक्रीजेस। वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने पर यानी वर्टिकली एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ा। दूसरा पार्ट क्या हुआ? पैरास्टर्नल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो रिब केज मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ा, यानी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ा। तो डायाफ्राम के नीचे जाने से, रिब केज के आगे और ऊपर आने से द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। किसकी तुलना में कम हो जाएगा? बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम हो जाएगा।
So the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. Increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move in the lungs, and that causes the inspiration. ठीक है, and the movement of ribs, sternum is somewhat like this. जैसा हमने कहा कि भाई जो हमारी रिब्स हैं आगे और ऊपर की तरफ आ रही है, दोनों तरफ से ये जुड़ी हुई है, दैट मीन्स इट समवॉट रिजेंबल्स टू द बकेट हैंडल. तो बकेट हैंडल मोशन हम इसको कह सकते हैं. इसी तरह से स्टर्नम ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द हैंड पंप मूवमेंट. तो ये इस तरह से रिब्स और स्टर्नम जो है पंप हैंडल मोशन या बकेट हैंडल मोशन की मदद से मूव करती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एयर अंदर आती है. और रिलैक्सेशन के समय क्या होगा? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स ऑफ द डायफ्राम एंड ऑफ स्टर्नम, रिब्स की इंटरकोस्टल मसल, वो सब भी रिलैक्स होगी. रिलैक्स होने से वापस से diaphragm will regain the dome shape. The rib cage will come downward and backward. This will reduce the thoracic volume and therefore the intrapulmonary pressure increases than the atmospheric pressure. So air will be expelled out from lungs that goes into the air. तो सारा जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज़्म है वो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के बढ़ने और उसके अंदर के जो प्रेशर चेंजेस हैं उस पर बेस्ड रहता है. देखिए, तो जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है यानी विद इन द लंग्स, एयर प्रेशर reduces to -3 mmHg. That means it becomes less than 159 mmHg से 3 यूनिट कम हो गया. दैट मीन्स इट विल बी नियर अबाउट 156 mmHg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. और एक्सपिरेशन के समय जो है वह +3 हो गया. तो +3 होने का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता 159 mmHg, 3 हो गया तो यानी इट विल बिकम 162 mmHg इन द लंग्स. तो एयर बाहर निकल जाएगी. और इसी तरह से आप प्लूरल जो प्रेशर है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में डिफरेंस भी नोट कर सकते हैं. बट द इम्पॉर्टेंट वन इज़ फर्स्ट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कितना कम हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और कितना बढ़ रहा है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. We have the ability to increase or decrease the strength of inspiration and expiration. जैसा आप जानते हैं हमारे पुराने शास्त्रों में भी कई इस तरह की क्रियाएं हैं. जैसे आपने सुना होगा प्राणायाम हम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं. तो हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने ये चीज़ बताई है कि हम अगर ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो लंबी सांस खींचनी है, लंबी सांस निकालनी है. तो जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगा उसमें एब्डोमेन की मसल्स, कुछ अपर शोल्डर मसल्स की भी मदद ली जाएगी. और इन नॉर्मली हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है. अगर किसी कारण से डायफ्राम में छेद हो जाए या थोरेसिक जो बाहर के एनवलप्स हैं उसमें छेद हो जाए तो इसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं. और बाहर से अगर एयर डायरेक्ट लंग्स के कांटेक्ट में आएगी तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से लंग्स जो हैं वो पिचक सकते हैं, पिचक जाएंगे. तो इस एयर को तुरंत निकालना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे आप इस सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कट लगा. तो यहाँ जो कट लगा है इस जगह पर, इस कट की वजह से एयर अंदर आ गई. अब एयर अंदर आते ही क्या हुआ कि लंग्स ये हमारे जो हैं वो पिचक गए. तो लंग्स पिचक जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. तो तुरंत इसको फिर कैसे रिमूव किया जाएगा? यहाँ से ट्यूब डालकर
हम इस एयर को बाहर की तरफ सक कर देंगे ताकि वापस से नेगेटिव प्रेशर को एस्टैब्लिश किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज न्यूमोथोरैक्स। यदि हमने कहीं से भी उसमें थोरेसिक कैविटी में ओपनिंग बनाई है तो उसे न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट इज पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम्स का मतलब है आप कितना एयर वॉल्यूम ले सकते हैं या निकाल सकते हैं, उसकी स्टडीज़ को पल्मोनरी वॉल्यूम्स की स्टडी कहा जाता है या स्पायरोमेट्री उसे हम कहते हैं। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइडल वॉल्यूम। दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब हम सामान्य सांस ले रहे हैं, जब हम खा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो कितनी एयर अंदर आ रही है या बाहर निकल रही है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी, जो लगभग आधा लीटर 500 ml होती है। और रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इसी से निकाला जा सकता है। आप एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं तो 500 को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक मिनट के अंदर लगभग आप 6 to 8 लीटर एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व का मतलब होता है एडिशनल, दैट मीन्स दिस मच मोर अमाउंट यू कैन टेक। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद यदि आप पूरी ताकत लगा के एयर अंदर लेते हैं, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो टोटल आप कितना ले सकते हैं वह कहलाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर इंस्पिरेशन ऑफ द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। तो इट इज़ अबाउट 2.5 to 3 लीटर्स, है ना। इसी तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुली आप कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर normal tidal volume expiration, and it is near about 1000 to 1100 ml. Then we have dead space volume. क्या होता है जब आप सांस लेते हैं तो एक साथ पूरी 500 ml अंदर नहीं जा रही है, आगे पीछे होती है, और जब कुछ एयर एल्वियोलाई तक पहुंचती है, कुछ पीछे रह जाती है और एक्सपिरेशन चालू हो जाता है तो पीछे वाली एयर वापस मुड़ जाती है। दैट मीन्स some part of the inspired air never reached to the alveoli and it returned back, और ये लगभग 150 ml होती है। तो हम कह सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम में आपने एयर कितनी अंदर ली, 500 ml, लेकिन एल्वियोलाई तक कितनी पहुंची, ओनली 350 ml, and 150 ml is dead space volume which return backs without giving the oxygen to the blood. And residual volume, it is the volume of air that is left in the alveoli or lungs even after forceful expiration. This is very important physiologically, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम जो एल्वियोलाई में है उसी की वजह से एल्वियोलाई पिचकते नहीं हैं, कोलैप्स नहीं होते हैं। सो रेसिडुअल वॉल्यूम इज द remaining volume which is left in the lungs and the alveoli even after forceful expiration. That also signifies कि हम कभी भी अपने लंग्स को completely empty नहीं कर सकते। अब अगर हम वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, दो या ज़्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो हमारी कैपेसिटीज़ बनती हैं। कैपेसिटीज़ जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आप कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट, दैट मीन्स इट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो आपने नॉर्मली ली है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप ताकत लगा के ले सकते हैं। तो टोटल कितनी एयर आप ले सकते हैं, दैट इज़ 3000 to 3500 ml, यानी 3 से 3.5 लीटर एयर आप की इनटेक कैपेसिटी है। इसी तरह से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो फोर्सफुली जो आप निकाल रहे हैं और उसको जोड़ेंगे टाइडल वॉल्यूम से तो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो ये हो जाएगा
1.5 to 1.6 लीटर्स के करीब होगा. Then we have functional residual capacity. That means it is the amount of air, volume of air which remains in lungs after normal expiration. नॉर्मली आपने एक्सपायर कर दिया, जो भी जितनी एयर निकलनी थी वो निकल गई. अब बची हुई कौन सी है? दो बची हुई होगी. एक जो आपने निकाली नहीं ताकत लगा के, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक जो अपन से निकलती नहीं है, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम. तो FRC is ERV, expiratory reserve volume plus residual volume, and it is near about 2.1 to 2.2 liters. Now again, a very important one is vital capacity. Vital capacity is the maximum volume of air a person can breathe in and breathe out. यानी बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, बहुत तेजी से एयर अंदर ली जा रही है और बाहर निकाली जा रही है. ऐसा अब हम कब करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जब हमारी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज हो रही है, या आप जैसे आपने देखा होगा जॉगिंग करी है, या कोई बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, तो यह वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो आप ले सकते हैं या निकाल सकते हैं. तो इट इज़ ERV प्लस TV प्लस IRV, and that is near about 4 to 4.6 liters. And total lung capacity यानी आपके लंग्स में कितनी एयर रह सकती है, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. जो आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है जो नॉर्मली लंग्स में प्रेजेंट है, और जो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, दोनों को जोड़ दें आप, तो इन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम सबको जोड़ने पर लगभग 5000 से 5800 ml जो है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होगी. एंड दिस इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ द स्पायरोमेट्रिक जो पोर्शन है. जैसे आप देख रहे हैं, ये बीच वाली जो लाइन है ये 500 ml की है. तो ये 500 ml आपने नॉर्मल लिया, ठीक है. अब आप ताकत लगाकर कितनी निकाल सकते हैं, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कितनी ले सकते हैं, वह है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है. अब इंस्पिरेटरी कितनी ले सकते हैं और कितनी आपके पास यहाँ पर जो है अंदर ली, रेसिडुअल कितना पड़ा हुआ है, ये सब अगर जोड़ देंगे तो आपकी लंग कैपेसिटी निकल आएगी. इसी तरह से वाइटल कैपेसिटी क्या है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन एंड फोर्सफुल इंस्पिरेशन. क्लियर? तो दैट इज द वाइटल कैपेसिटी. एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितने आपके लंग्स के अंदर जो है पड़ी हुई रहती है जिसे आप निकाल नहीं रहे हैं, दैट इज दिस वन. सो इस ग्राफ के ज़रिए हम सबको रिवाइज भी कर सकते हैं कि कौन कौन से जो हैं हमारे वॉल्यूम्स हैं एंड कैपेसिटीज़ हैं. तो इस तरह का मेजरमेंट्स स्पायरोमेट्री कहलाता है. इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे हम रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर भी कहते हैं. So these are some of the questions of this lecture. In next part we will be studying about the transportation of the gases, that is from lungs to tissues and back. Thank you.